A very good morning to all my dear friends. मैं हूं प्रशांत मावानी. I hope you're doing good this morning. Welcome to Curiously Education. स्टीव जॉब्स का कोट है, The only way to do great work. एक ही तरीका है अगर आपको शानदार काम करना है, ग्रेट वर्क करना है, तो is to love what you do. जो चीज़ आप करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट हैं, राइट? आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो स्टूडेंट हैं. तो बेस्ट चीज़ जो आप कर सकते हैं दैट इज़ कि अपनी पढ़ाई जो है उसके साथ आप प्यार करना स्टार्ट कर दीजिए, राइट? जब आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हो तो इमेजिन कि आप लव लेटर्स पढ़ रहे हैं. जब आप किताबें पढ़ रहे हैं तो इमेजिन कि आपका अफेयर चल रहा है किताबों के साथ. एंड यू विल फाइंड दिस थिंग कि जब आप इतनी पैशन से चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इतनी पैशन से अपना काम करेंगे, देन यू विल ऑटोमेटिकली डू ग्रेट वर्क. कल हमने L&T के जो चेयरमैन रिटायर हुए हैं उनका एग्जाम्पल देखा था, याद है ना आपको? कि उन्होंने कहा कि L&T के बाहर जितनी भी चीज़ें हैं वो उनके लिए काम है, राइट? उनके लिए वर्क है, लेकिन L&T जो है दैट इज़ हिज हॉबी. और फिर हमने देखा कि कैसे एक फ्लोर इंजीनियर से लेकर वो चेयरमैन तक का उनका पूरा रास्ता हमने ब्रीफली देखा था. तो स्टीव जॉब्स भी ऐसी ही कोई बात जो है वो हमारे साथ शेयर करते हैं. 5 अक्टूबर 2023 है आज. वेलकम टू एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स एनालिसिस. डियर फ्रेंड्स, आज हमारे टेबल पर हैं 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. सबसे पहले बात करते हैं यूके गुरुद्वारा रॉ के बारे में. वेस्टर्न नेशंस लैक्स इन टैकलिंग सेसेशनिस्ट्स. देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हमने इससे पहले भी बातचीत की थी. ऑफ कोर्स आपको पता चल गया ना कि ये बात हो रही है, गुरुद्वारा यहाँ पर शब्द आया है और यूके हैं, फिर कनाडा के साथ जुड़ा हुआ इश्यू आया था. एक लंबे समय से ये चल भी रहा है. इसके बारे में हमने सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो है वो देख ली हैं. आज का जो टॉपिक है ये एक लेटेस्ट चीज़ अभी कुछ दिनों पहले हुई है ना. आई एम श्योर आपने न्यूज़ में भी इसको पढ़ा होगा, देखा होगा. एक ओवरव्यू भी लेंगे और अभी तक जो चीज़ें डिस्कस की हैं उसका ये ऐड ऑन भी होगा, राइट? चीज़ों को धीरे धीरे हम ऐड करते जाते हैं. एक बार बेस तैयार हो जाए उसके बाद नई नई मंजिलें जो हैं वो उस पर बनाई जा सकती हैं. आपकी स्क्रीन पर हैं इंडियन हाई कमिश्नर टू द यूके विक्रम दोराईस्वामी. अब विक्रम दोराईस्वामी साहब जो हैं वो न्यूज़ में इसलिए हैं क्योंकि वो गए थे ग्लासगो, जो स्कॉटलैंड का कैपिटल है. तो ग्लासगो में वहाँ पर एक गुरुद्वारा है, तो उसकी विजिट पर वो जाने वाले थे. अब वहाँ पर पहुँचने ही वाले थे. गुरुद्वारा के प्रेमाइसेस के आसपास की ही ये घटना है कि कुछ खालिस्तानी एलिमेंट्स जो हैं उनको पता चल गया कि हमारे जो यूके के मीन्स इंडिया के एम्बेसडर टू द यूके जो है वो हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? इट्स नॉट कि उनको ये खालिस्तानी लोगों ने हमारे ये जो एम्बेसडर साहब हैं, वेर ऐसे एम्बेसडर मीन्स ऑफ कोर्स कॉमनवेल्थ के देश जो होते हैं ना, तो वहाँ पर हमारी एम्बेसी नहीं होती, हाई कमीशन की ऑफिस होती है. और वहाँ पर एम्बेसडर्स नहीं होते हैं, वहाँ पर हाई कमिश्नर्स होते हैं, राइट? हाई कमिश्नर, सॉरी. तो ये एक डिफरेंस है. लेकिन अगर मैं यहाँ पर एम्बेसडर कहूँ तो आप वो टेक्निकलिटी को मत पकड़िएगा, राइट? भावनाओं को समझिए, टेक्निकलिटी नहीं. वैसे मैंने आपको बता दिया है कि डिफरेंस क्या है. कॉमनवेल्थ यानी कि जो देश पहले ब्रिटिश राज के तहत थे, राइट? तो अब देखेंगे आप कनाडा जो हैं तो उस पर भी ब्रिटेन का राज था. तो कनाडा में हमारे एम्बेसडर नहीं होंगे, कनाडा में हमारे हाई कमिश्नर होंगे, राइट? और बाकी के देश जो हैं, फॉर एग्जांपल यूएसए जो है, तो यूएसए में आप देखेंगे कि वहाँ पर हमारे एम्बेसडर होते हैं. वैसे आप यूएसए के इतिहास को देखेंगे, यूएसए जब यूएसए नहीं बना था उससे पहले इंग्लैंड का राज था. लेकिन सो दिस इज़ द टेक्निकलिटी. अब इसकी गहराई में मुझे और ज़्यादा जाने की मुझे नहीं लगता है ज़रूरत है. आपको पता ही होगा इसके बारे में. इट्स अ वेरी बेसिक थिंग. नहीं पता है तो थोड़ी बहुत ब्रीफ मैंने आपको दे दी है. नाउ डियर फ्रेंड्स, तो ग्लासगो गए थे, तो मैं ये बात कर रहा था, ग्लासगो तो गए थे, लेकिन जो हमारे एम्बेसडर होते हैं या फिर हाई कमिश्नर होते हैं, ये हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं उस पर्टिकुलर देश में, इज़न्ट इट? तो वो हमारे देश का चेहरा है. वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो भारत को वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं. अब उन पर अटैक करने की कोशिश करना, उनकी गाड़ी पर अटैक करना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो खालिस्तानी लोग हैं ना, इन्होंने सिर्फ, आप टेक्निकली चीज़ों को अब समझिए, यहाँ पर टेक्निकलिटी की ज़रूरत है कि उन्होंने सिर्फ ये दोराईस्वामी साहब जो हैं उन पर अटैक नहीं किया है, उन्होंने हमारे देश पर अटैक किया है. वो यहाँ पर तो आ नहीं सकते, इन द सेंस के वहाँ के जो अटैकर्स हैं वो यहाँ पर देश में आकर एक एक व्यक्ति को या फिर प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट को डायरेक्ट टारगेट नहीं कर सकते. तो वो क्या कर रहे हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उनको अटैक कर रहे हैं. वो हमारे देश को के ऊपर ही ये हमला हुआ है,
राइट। दूसरी चीज़, कुछ समय पहले इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं या फिर हमारा जो स्टाफ है, राइट, इंडियन एम्बेसी या फिर इंडियन हाई कमीशन में काम करने वाले जो लोग हैं, तो उनके फ़ोटोज़, खास करके हमारे एम्बेसडर्स, उनके डेप्यूटीज़ के फ़ोटोज़ जो है वो रिलीज़ किए, राइट, और इनाम रखा कि अगर आप इनकी हत्या करेंगे, अगर आप इनको मार देंगे तो आपको इतने पाउंड्स मिलेंगे या फिर इतने डॉलर्स मिलेंगे। तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ ये खालिस्तानी लोग एक लंबे समय से करते आए हैं, ये विचारधारा वाले लोग जो हैं वो लंबे समय से करते आए हैं। लकीली हमारे जो एनवॉय हैं वो यहाँ से बचकर निकल गए, और गुरुद्वारा कमेटी जो हैं उन्होंने भी इस इंसिडेंट की निंदा की है। उन्होंने भी कहा है कि ये बात जो मीन्स ये चीज़ जो हुई है, ये अननोन इंडिविजुअल्स जो हैं उन्होंने यहाँ पर जो भी हरकत की है तो उसकी निंदा गुरुद्वारा कमेटी भी कर रही है। गुरुद्वारा कमेटी ने ही हमारे एम्बेसडर साहब जो हैं, हाई कमिश्नर साहब जो हैं, उनको इनवाइट किया था। ठीक है, अब चिंता का विषय यह है कि इस प्रकार के लोग जो हैं, इस विचारधारा वाले लोग जो हैं, वो यूके जैसे देशों में, यूके, कनाडा का तो हमने देखा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ऐसे देशों में ये रेडिकल एलिमेंट्स जो हैं वो उनको इम्प्यूनिटी है। इम्प्यूनिटी यानी कि वो खुले सांड की तरह ऐसे घूम रहे हैं, राइट। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। एक रीज़न है पॉलिटिकल रीज़न, दूसरी चीज़ है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग मिल रही है। अगर कनाडा को देखेंगे देन यू विल फाइंड कि वहाँ की जो एक पॉलिटिकल पार्टी है तो वो जस्टिन ट्रूडो साहब की जो पार्टी है उसको डायरेक्ट सपोर्ट कर रही है। तो सपोर्ट कर रही, इसकी वजह से जस्टिन ट्रूडो जो है वो उनको कुछ नहीं कह पा रहे हैं। 6 महीने पहले हमारे इंडियन हाई कमीशन जो हैं लंदन में जो हैं तो उस पर अटैक हुआ था। जुलाई में प्रोवोकेटिव पोस्टर्स जो हैं वो कनाडा में इश्यू किए गए थे, जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे डिप्लोमेट्स जो हैं उनके बाद उनको विलीफाई किया गया, उनको नीचा दिखाने की कोशिश की गई, उनकी हत्या कौन करेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिलीज़ की जाती हैं। तो ये क्या कोई फ्रीडम की बात हो रही है? नॉट एट ऑल। ये प्योर टेररिज्म है। और जो गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म जब बात आती है ना, तब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, हम चाइना की बात करते हैं। अनफॉर्चुनेटली अब हमें इन देशों के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। यूके जैसा देश, राइट, कनाडा जैसा देश, ये डेवलप्ड देश जो हैं वो अगर इस प्रकार का बिहेवियर करेंगे तो ये दुनिया के लिए अच्छा नहीं होगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट के फॉर्मर एडवाइजर कॉलिन ब्लूम जो हैं उन्होंने द ब्लूम रिव्यू डज गवर्नमेंट डू गॉड एक रिपोर्ट जो है वो रिलीज किया है, और इसमें कहा है सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को वार्निंग दी है, एक प्रकार की चेतावनी दी है कि भाई ये प्रो खालिस्तान एक्टिविटीज़ जो हैं इन पर आप एक्शंस लीजिए, फ्यूचर में ये एक बहुत बड़ा इश्यू जो है वो हो सकता है। और यूके और दूसरे देश जो हैं उनको भारत के द्वारा जो चीज़ें बताई जा रही हैं, भारत एक लंबे समय से कह रहा है कि देखिए आप इन सारे लोगों को ऐसे असाइलम मत दीजिए, ये फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, राइट। और सिर्फ फ्रिंज एलिमेंट्स नहीं है, ये सारे लोग जो हैं ये एक बहुत बड़ा प्लान क्रिएट कर रहे हैं, राइट। ये फिर धीरे धीरे सत्ता में आएंगे, जो पाकिस्तान और ऐसे देशों की हालत हुई है वैसी सिचुएशन आपकी वहाँ पर हो जाएगी। ये आपके घर के अंदर होम ग्राउंड में टेररिज्म जो है वो फैला रहे हैं, वो पैदा कर रहे हैं, और आप अभी इनको सपोर्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल वोट बैंक पॉलिटिक्स एक्सेट्रा के लिए, लेकिन फ्यूचर में ये आपके लिए सबसे बड़ा हेडेक हो सकता है। हमारे लिए ये हेडेक है, और हम एक लंबे समय से, इंडिया जो है ये यूज टू है, इंडिया नोज हाउ टू डील विद दिस सॉर्ट ऑफ पीपल, क्योंकि हमारे बाजू में ही एक देश है पाकिस्तान, तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कितने दशकों से चल रहा है, तो भारत कहीं ना कहीं इसमें एक्सपर्ट हो गया कि कैसे इन चीज़ों को हैंडल करें। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रिंग इट ऑन, कि हम ये चीज़ जो है वो हमेशा करना चाहते हैं, नहीं, हम चाहते हैं कि चीज़ें जो है वो पीसफुली ऑपरेट करें, लेकिन इतने लंबे समय से ये चीज़ें चल रही तो यू कैन अंडरस्टैंड कि भारत इसमें यूज टू हो गया। लेकिन ये सारे देश जो है ना, ये गुड पॉलिटिक्स, ये गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म की जो गेम अभी खेल रहे हैं, एक दिन बहुत बुरी तरीके से ये सारे देश जो हैं फंस सकते हैं। ये चीज़ उनको ध्यान रखनी चाहिए। भारत इतनी ओपनली तो बातें नहीं कह सकता, लेकिन वी कैन डिस्कस अबाउट दिस थिंग कि ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन जो है वो फ्यूचर में हो सकती है। कंट्रीब्यूटर्स हैरेस्ड फॉर प्रमोटर्स फंडिंग, ये इस आर्टिकल का नाम है। और ये आर्टिकल जो है ये बेसिकली अभी दिल्ली पुलिस ने रेड्स कंडक्ट की है। न्यूज़ क्लिक नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, मीडिया हाउस है, तो इस पर रेड्स कंडक्ट की है, और बहुत सारे जर्नलिस्ट जो हैं, और इसी के साथ न्यूज़ क्लिक की जो टीम है उनको बेसिकली अरेस्ट किया गया है। इनके ऊपर UAPA का केस जो है वो
फाइल किया गया है। मेन रीज़न है फॉरेन फंड्स। सरकार की तरफ से यही कारण दिया जा रहा है, ये यूएपीए लगाया जा रहा है, तो उसके पीछे सरकार का कहना है कि फॉरेन फंड्स यहाँ पर आ रहा है, और ऐसा तैसा फॉरेन फंड्स नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उसका एक रिपोर्ट आया था कि ये न्यूज़ क्लिक जो हैं, तो इसमें चाइनीज़ पैसा आ रहा है, चाइना की सरकार या फिर चाइना के एजेंट्स जो हैं वो इस ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ क्लिक को पैसे दे रहे हैं, और यहाँ पर उनका मेन काम यही होगा कि उनको चाइना का जो एजेंडा है उसको यहाँ पर हमारे देश में स्प्रेड करना है। बैकग्राउंड की बात करें तो ईडी की प्रॉब भी चल रही है, पुलिस की प्रॉब चल रही है, एंड इट्स अबाउट दिस चाइना फंडिंग। और कुछ समय पहले 39 करोड़ रुपीस जो हैं वो मिले थे इस कंपनी को, टोटल 39 करोड़ रुपीस, और ये सोर्सेस जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चनेबल हैं, ऐसा सरकार का कहना है, राइट। अथॉरिटीज़ जो हैं उनको FCRA का वायोलेशन अगर हुआ है नहीं हुआ है तो इसको एक फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। देखिए, अभी ये जो टॉपिक है ना ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बन चुका है, विवाद में आ चुका है। अब विवाद में इसलिए आया है क्योंकि ईडी जो है, ईडी, देन वी हैव CBI, राइट, ये कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डायरेक्टली यूनियन होम मिनिस्ट्री के द्वारा कंट्रोल की जाती है। और पास्ट में हमने देखा है कि यूनियन होम मिनिस्ट्री या फिर आप कह सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हैं, इसने ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर किया है। बहुत सारी अलग अलग पार्टीज, कुछ ऐसे पॉलिटिशियंस जो हैं जिनको टारगेट करने के लिए उनके ऊपर ईडी और सीबीआई जो हैं वो छोड़ी जाती हैं, क्योंकि पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई है। इसकी वजह से ये वाले केस में भी हमें कहीं ना कहीं ये लगेगा कि कुछ फिशी चल रहा है, कुछ चीज़ जो है वो गलत है। शायद सरकार जो है वो इस न्यूज़ क्लिक को टारगेट करना चाहती है, शायद सरकार जो है, ये न्यूज़ क्लिक जो है उसने कुछ ऐसी बातें बदली होगी सरकार के बारे में, कुछ ऐसी चीज़ें सरकार के खिलाफ जो है वो ओपन की होगी जिसको लेकर सरकार नाराज़ हो गई हो, और फिर अब बदला या फिर वेंडेटा जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, तो एक प्रकार का बदला जो है वो लिया जा रहा है। ऐसी बातें हो रही हैं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा सरकार ने किया है, आई एम सेइंग कि ऐसी बातें जो हैं वो अभी अलग अलग आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स में आपको पढ़ने को मिल रही हैं। दूसरी चीज़, हमारे देश में या फिर हमारा देश जो है, पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो प्रेस फ्रीडम रैंक है वर्ल्ड का, तो उसमें 2023 का जो रैंक है तो 180 देशों में, पता है हमारा रैंक कितना है? 161st। दैट मीन्स कि हम प्रेस फ्रीडम रैंक में बहुत ही पीछे हैं। बहुत बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स, मीडिया हाउसेस को हम पसंद करते हैं, और हमें लगता है कि मीन्स, देखिए, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी पर्टिकुलर न्यूज़ मीडिया हाउस, लेकिन ओवरऑल हमारा स्टैंडर्ड जो है ना वो बहुत ही नीचा है, और फ्रीडम भी बहुत कम है। क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर अगर आप देखेंगे देन यू विल रियलाइज दिस थिंग्स कि डियर फ्रेंड्स, ऐसा होता है कि आपके शहर में, एंड यू वोंट बिलीव दिस थिंग, लेकिन लेट मी टेल यू दिस, आपके शहर में अगर कोई बहुत बड़ी हस्ती है, एक बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, और उसके जीवन के साथ जुड़ी हुई कोई चीज़ें जो हैं वो मीडिया वाले लोगों को पता चल गई, तो पता है क्या होगा? वो एक प्रकार का एक्सटॉर्शन वहाँ पर चलेगा कि भाई देखिए, लेट्स से कि कोई एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनकी छवि जो है वो बहुत ही क्लीन है, फैमिली मैन है, राइट, बहुत सारी अच्छी एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर उनका लेट्स से किसी के साथ अफेयर चल रहा है, एक्स मैरिटल अफेयर चल रहा है, और इसके कोई फ़ोटोज़ वीडियोज़ आ गए, तो फिर मीडिया वाले जो हैं वो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे, वो इस व्यक्ति के पास जाएंगे और कहेंगे कि भाई क्या करना है बोलो, ये फ़ोटोज़ हम कल के हमारे लोकल न्यूज़पेपर में चला दें या फिर पैसे देने के लिए आप तैयार हैं। डायरेक्टली ऐसी बातें होती हैं, और अगर वो व्यक्ति 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, डिपेंडिंग कि वो कितना डरा हुआ है और कितनी उसकी कैपेसिटी है, उस हिसाब से पैसे जो हैं वो दिए जाएंगे, और वो पैसे जो हैं उनका इस्तेमाल इस प्रकार की एक्टिविटीज़ और कोई नहीं लेकिन मीडिया के द्वारा की जाती है। सारी नहीं, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार की एक्टिविटीज़ कर रही है। आपको मेरी बात का यकीन ना हो तो फिर आप क्या कीजिएगा, आपके एरिया में अगर कोई लोकल ऐसे कोई व्यक्ति हैं, आपके रिलेटिव हैं, फ्रेंड हैं, तो उनको पूछिएगा, अगर वो इस फील्ड में काम कर रहे हैं तो उनके साथ बैठिए, एंड देन टॉक अबाउट नॉट हिज फर्म, लेकिन किसी दूसरी फर्म के बारे में पूछिए, एंड यू विल रियलाइज कि वो बताएंगे। और फिर दूसरी फर्म वाले व्यक्ति जो है उनको इनकी फर्म के बारे में पूछेगा, और आपको पता चलेगा कि
लगभग लगभग बहुत सारी जगहों पर इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। सरकार का इंटरफियरेंसेस भी कई बार होता है। कई बार कोई बड़ा ऐसा रिलीजियस टॉपिक आ गया, कोई बहुत बड़ी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है और उनके किसी लेट्स से सेंट जो होते हैं उनके, या फिर उनके संत होते हैं, उनके जो भी व्यक्ति हैं, अगर उन्होंने कोई गलत चीज़ की है, कोई मर्डर वर्डर में, या फिर कोई सेक्सुअल उनकी सीडी बाहर आ गई, एमएमएस बाहर आ गया, ऐसा कुछ आया, तो देन यू विल रियलाइज कि एक दो दिन के अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसे ही दबाई जाती है, आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर वो किसी और व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ होता तो लंबे समय तक इसको चलाया जाता। तो प्रेस जो है वो इसका इस प्रकार से भी इस्तेमाल हो रहा है, राइट। सो दिस इज द थिंग। तो ये सारे रीजंस की वजह से, और ऐसे तो दूसरे भी रीजंस हो गए इस इंडस्ट्री में, तो अगर कोई गहरा उतरे तो फिर पता चलेगा, तो वैसे तो बहुत सारे रीजंस होंगे। उसकी वजह से हमारे यहां पर प्रेस फ्रीडम रैंक जो है उसमें हम बहुत ही पीछे हैं। दूसरी चीज़ के जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो किस पर चलते हैं पता है? एडवर्टीजमेंट पर चलते हैं। एडवर्टीजमेंट जितनी आएगी और जितना बड़ा आपका कस्टमर, अगर मैं लेट्स से हर रोज़ फर्स्ट पेज पर बड़ी एडवर्टीजमेंट दे रहा हूँ, राइट, एक लंबे समय से दे रहा हूँ फर्स्ट पेज पर, तो इट्स गोइंग टू बी मीन्स ये बहुत ही एक्सपेंसिव एड्स होती हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव एड्स होते हैं। तो ये एड्स अगर मेरा कस्टमर दे रहा है और उस कस्टमर के साथ कुछ गलत हुआ, लेट्स से कि वो कंट्रोवर्सी में आया, तो मेरा न्यूज़पेपर जो है वो पूरी ट्राई करेगा कि वो सारी चीज़ें हम ना करें। द रीज़न इज इतना बड़ा कस्टमर हाथ से चला जाएगा। हर रोज़ 5 लाख 10 लाख 50 लाख की एडवर्टीजमेंट देने वाला कस्टमर जो है वो हाथ से निकल गया, उसके साथ कुछ गलत होता है, करें इमेजिन। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो चलती रहती है। कंपेयरिंग दिस विथ लेट्स से यूके का द गार्डियन है, संडे टाइम्स है, इनके एथिक्स कुछ ऐसे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीबीसी, राइट, लेकिन आई एम टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट द गार्डियन देख लीजिए आप, टेलीग्राफ हैं, द टेलीग्राफ, राइट, यूके का है। फिर ये संडे टाइम्स, टाइम्स ग्रुप जो है वहाँ का, संडे टाइम्स कहते हैं या फिर टाइम्स ग्रुप कहते हैं, नॉट टाइम्स ऑफ इंडिया, वो यूके का संडे टाइम्स वाला ग्रुप। तो उनकी जो एक उनके काम करने का तरीका वो एक अलग ही लेवल है, राइट। दे आर लाइक टॉप ऑफ द गेम, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें हैंडल करते हैं। नॉट सेइंग देयर सिग्मा 6 वो परफेक्ट 100%, हमारे कंपैरिजन में तो वो 10 टाइम्स 50 टाइम्स बेटर है। तो ये भी एक चीज़ है जिसको सुधारने की ज़रूरत है हमारे देश में, राइट। इट इज़ क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो मीडिया का रहता है वो ये है कि मीडिया जो है ना वो एक ऐसी चीज़ प्रभावित कर सकती है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कोई और चीज हो सकती है। क्या पता है? ये दिमागों को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखती है, और इससे बड़ा और क्या चीज हो सकती है? जो भी चीजें हो रही है सारी की सारी इंसानों के लिए हो रही है। आप इंसानों को ही, उनके ही दिमाग को अगर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो आप सबसे ताकतवर हैं। इसीलिए कई बार मीडिया को फोर्थ पिलर भी कहा जाता है। ओके, इनफ अबाउट मीडिया। अब हमारे टेबल पर हैं 3 आर्टिकल्स। सबसे पहले एक इजी आर्टिकल को देख लेते हैं, राइट, इजी टू अंडरस्टैंड, उसके बाद थोड़ा डिफिकल्ट, और उसके बाद आराम से हम डिस्कशन, आराम इन द सेंस के बहुत एक लंबी डिस्कशन जो है वो हम करने वाले हैं अबाउट इंडिया चाइना। तो लेट्स टॉक अबाउट स्पाइक इन स्टबल फायर्स, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट गोइंग अप इन स्मोक। क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट CRM जो हैं ये उतना रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। फिर से हमें स्टबल बर्निंग के केसेस जो हैं वो देखने को मिलने लगे हैं। पंजाब में स्टबल बर्निंग के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एंड एस वी ऑल नो कि पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश के कुछ एरियाज में जो स्टबल बर्निंग होता है तो उसका धुआं जो है वो दिल्ली, और सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे इंडो गैंजेटिक प्लेन में, पूरे इंडो गैंजेटिक प्लेन में ये फैल जाता है दोस्तों। अब डबल इंजन की सरकार, आपने कई बार सुना होगा कि मोदी साहब की सरकार सेंटर पर और बीजेपी की सरकार गुजरात पर, तो इसको डबल इंजन कहा जाता है। तो यहां पर स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए न्यू दिल्ली में भी डबल इंजन की मीन्स यहां पर भी एक डबल इंजन है कि पंजाब में आपकी सरकार और दिल्ली में भी आपकी सरकार। तो ऐसा लग रहा था कि दोनों जो हैं वो मिलकर इस चीज़ को हैंडल करेंगे, लेकिन अभी बहुत दूर लग रहा है, राइट। मीन्स कि अभी ग्रास रूट रियलिटी और सरकार के लेवल जो है उसमें बहुत बड़ा अंतर नजर आ रहा है। आप गवर्नमेंट जो है वो पूरी कोशिश कर रही है, आई एम नॉट सेइंग कि कोशिश नहीं कर रही है, कोशिश कर रही है कि किसान जो है वो इस स्टबल बर्निंग ना करे, लेकिन किसानों के लिए
सबसे चीपेस्ट और सबसे फास्टेस्ट अगर कोई तरीका है तो यही है कि स्ट्रॉ कटिंग मशीन्स के इस्तेमाल से भी अच्छा उनको लगता है कि अपनी खेत जो है मीन्स जो बचे हुए ये जो स्ट्रोज होते हैं तो इनको जला देना जो है वो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन उनको अभी लग रहा है। देखिए, फील्ड जलाना जो है ना, ये एक लंबे समय से चल रहा था और चल रहा है, लेकिन इससे बहुत बड़े नुकसान भी होते हैं, राइट। इसके ड्रॉबैक्स भी बहुत ज़्यादा हैं, जो बहुत सारे कीट होते हैं, जो बहुत सारे अर्थवॉर्म्स एक्सेट्रा, राइट। तो क्योंकि ये खेत को जलाया जाता है तो ये मर जाते हैं, तो जो सॉइल क्वालिटी है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, बिगड़ने लगती है, और फिर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसानों को समझाने की ज़रूरत है। अवेयरनेस ड्राइव जो है वो आज भी थोड़ी कम पड़ रही है। दूसरी चीज़, जो सब्सिडीज़ स्ट्रॉ मशीन्स के लिए दी जा रही हैं वो भी लेस इफेक्टिव हैं, ये क्लियर नज़र आता है, क्योंकि किसान जो है वो उनको ऑप्ट नहीं कर रहे हैं। किसान जो है वो इनको मीन्स ये जला रहे हैं, खेत को जला रहे हैं। क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के लिए 1370 करोड़ रुपीज़ जो है वो प्रोवाइड किए गए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि रिजल्ट तो नहीं देखने को मिल रहा है। तो क्या इसका एक प्रॉपर ऑडिट होना चाहिए? इसका ऑडिट हो तो पता चले कि ये सब्सिडी का यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर बीच में से पैसे खाए जा रहे हैं। एक्चुअली क्या चल रहा है? इतनी सारी चीज़ें देने के बावजूद भी अगर चीज़ें पिकअप नहीं कर रही और इतने बुद्धिजीवी लोगों ने मिलकर ये डिज़ाइन की है, तो इसका एक ऑडिट तो बनता है, पता तो चले कि रियलिटी क्या है। फिर स्टेबल बर्निंग के कुछ सॉल्यूशंस भी हैं, जैसे कि बकरियाँ, गोट जो हैं ये स्टबल को डाइजेस्ट कर सकती हैं, गाय जो हैं वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, भैंस डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, राइट। बफेलो और काव नहीं कर पाएगी, लेकिन गोट जो है उसकी ये कैपेसिटी है कि बहुत ही स्टडी होती है गोट, बकरियां जो हैं। तो बकरी जो हैं वो इसको हैंडल कर सकती है। तो एक ये है, और बकरी दूध भी देती है, मीट भी देती है, तो बहुत सारे उसके भी फ़ायदे हैं। वो जो इकोनॉमी है, मीट की इकोनॉमी, फिर लेदर इंडस्ट्री, तो बहुत सारे फ़ायदे हो जाएंगे इसके। तो इसके बारे में सोचना चाहिए कहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2, क्या इसका इस्तेमाल हम एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो फिर किसान ये चीज़ फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं, राइट। क्या उनका टाइम बिगड़ रहा है? क्या टाइम पर उनका नंबर नहीं आएगा ये स्टबल को हटाने के लिए? तो जो इश्यूज़ हैं वो किसानों को ऑन बोर्ड लेकर, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर सॉल्व करने की ज़रूरत है। एयर क्वालिटी कमीशन जो है वो 1,17,672 CRM मशीन्स जो हैं इनको मॉनिटर कर रहा है। अब देखिए, इतने मशीन्स हैं, इसके बावजूद भी किसान जो हैं दे आर नॉट ऑप्टिंग फॉर इट। दैट मीन्स बहुत ही नज़दीक है, राइट। शायद 99 डिग्री तक पहुंच गए हैं, 99 डिग्री सेल्सियस। बस 1 डिग्री इसमें ऐड हो जाए और पानी जो है वो इवॉपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि थोड़े चेंजेस इसमें किए जाएँ तो मुझे लगता है कि किसान जो है वो ऑन बोर्ड आ जाएंगे। उसके बाद ये इश्यू जो है वो उसको अच्छी तरीके से हैंडल किया जा सकता है, क्योंकि ये एयर क्वालिटी बिगड़ती है तो दिल्ली के लोगों के बारे में आप सोचिए, जो उनका कोई लेना देना नहीं है, राइट। अनफॉर्चुनेटली वो उस लोकेशन पर है, तो कितने लाखों करोड़ों लोग जो हैं उनका जीवन किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है, राइट। बहुत सारे लोगों को रेस्पिरेटरी डिजीजेस होने लगी है, तो इनके बारे में मीन्स इनके लिए इनके साथ न्याय होना चाहिए। ये जो चीज़ें उनके साथ हो रही है वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है। नाउ डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2023। आपकी स्क्रीन पर हैं ये 3 लोग, राइट। 3 साइंटिस्ट्स मैं कहूँगा, महान लोग, जिन्होंने ये फिज़िक्स में एक रिसर्च की, उन्होंने एक चीज़ ढूंढी है और इसकी वजह से इनको फिर पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तीनों के नाम मैं कोशिश करता हूँ, राइट। फॉरेन नाम है तो थोड़े प्रोनाउंसिएशन में यहाँ वहाँ हो सकता हूँ, लेकिन पूरी कोशिश करूँगा। एक है पियर एगोस्टीनी, दूसरे हैं फ्रैंक क्राउज, और जो महिला है उनका नाम है एनी एल हुलियर, राइट। तो इनको फिजिक्स का 2023 का नोबेल पुरस्कार जो है वो दिया गया है। अब क्यों दिया गया है? इट इज़ अवॉर्डेड फॉर प्रिसीजन ऑप्टिक्स इन्वेंशंस, राइट। इनकी वजह से ये जो लेज़र फिजिक्स हैं उसमें एक नया रेवोल्यूशन आया, और इसी के साथ साथ जो एटोसेकंड साइंस है, एटोसेकंड का जो विज्ञान है, उसके दरवाजे खोलने का काम जो है वो इन तीनों ने मिलकर किया। इनकी रिसर्च की वजह से अब एटो सेकंड साइंस जो है वो ऑल टुगेदर आप कह सकते हैं एक नई ब्रांच जो है वो साइंस की अब हमें नज़र आ रही है। व्हाट इज़ एटो सेकंड साइंस? एटो सेकंड साइंस जो है, इसमें जो एक सेकंड होती है ना, उसका क्विंट टिलियंथ
स्टडी किया जाता है। यू कैन इमेजिन सेकंड्स के बहुत अंदर जाने की यहाँ पर कोशिश है, राइट। तो दिस इज द थिंग। और दूसरी चीज़ यह है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो मूवमेंट है, ये क्विंटिलियन सेकंड में जो उनकी मूवमेंट है, तो उसमें एटॉम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस प्रकार से बिहेव करते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें ऑब्जर्व की जाती हैं। एगोस्टिनी, क्राउज और एल हुलियर जो हैं उन्होंने एक नई मेथड डेवलप की जिसकी मदद से आप जो पल्सेस ऑफ लाइट हैं, एटो सेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट जो है, इसको जनरेट भी कर सकते हैं और इसको मेजर भी कर सकते हैं। और इसकी वजह से अब नए नए क्षेत्रों में बहुत मीन्स साइंस के नए नए क्षेत्रों में, फिजिक्स में प्रिसाइसली, और उसमें भी मटेरियल साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एक्सेट्रा में एक नए लेवल की रिसर्च के दरवाजे जो हैं उन्होंने खोले हैं। आज ये जो चीज़ें हमने डिस्कस की ना, उसका इस्तेमाल जो है वो किन किन जगहों पर हो रहा है, केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करने में, नए मटेरियल जो हैं उसको डेवलप करने में और उसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने में, इसके साथ मोलिकुलर बेसिस जो होता है डिजीज़ का उसको समझने में, और न्यू इमेजिंग टेक्निक, मेडिकल डायग्नोसिस के लिए जो नई इमेजिंग टेक्निक जिससे हम अच्छी तरीके से जो डिजीज़ हैं उसको, या फिर कोई ऐसा रोग है तो उसको डायग्नोस करने के लिए और अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स बना सके और अच्छी टेक्नोलॉजी कर सके। तो इन सारे क्षेत्रों में इनके द्वारा जो चीज़ें फाइंड आउट की गई, इनके द्वारा जो बेस बनाया गया, तो इसके आधार पर नए नए इन्वेंशंस की कोशिश की जा रही है। सो हेड्स ऑफ टू देयर कंट्रीब्यूशन। अब डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा लास्ट टॉपिक जो है इट्स अबाउट China. Explore strategies to address Chinese challenge. China tends to see India as a regional rival to that, beg your pardon, regional rival that is an obstacle to its expansionism and has stood firm against it. ये आर्टिकल जो है ना, ये लिखा है रिटायर्ड जनरल दीपक कपूर साहब ने, राइट। ये रिटायर्ड जनरल हैं, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि एक एक्सपर्ट ने इस आर्टिकल को लिखा है। आज बहुत सारी चीजें हमें यहां पर समझने को मिलेगी। देखिए दोस्तों, इंडिया और चाइना की जर्नी जो है, शुरुआत, जो डेवलपमेंट की शुरुआत है, वो लगभग सेम समय पर हुई। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और कम्युनिस्ट रूल की स्थापना चाइना में 1949 में हुई। लेकिन आज अगर हम देखें तो देखने को मिलता है कि शुरुआत लगभग एक जगह से हुई, लेकिन फिर रास्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा अलग हो गए, डाइवर्ज हो गए, राइट। और ये गैप जो है वो और ज़्यादा देखने को हमें मिलता है, राइट। अगर हम स्ट्रेटजीज़ को एनालाइज करें, चीज़ों को समझें, देन वी रियलाइज के बहुत बड़ा डिफरेंस हो चुका है दोनों की थिंकिंग में। एक समय पर दोनों के प्रॉब्लम्स जो हैं वो एक जैसे थे, लेकिन फिर चीज़ें जो हैं वो चेंज होगी। और चाइना का एटीट्यूड है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंडिया को यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में सीट देने की बात चल रही थी। उस समय पर भारत ने चाइना को सपोर्ट किया। हमने ये सोचा कि भाई चाइना भले ही उस सीट पर बैठे, उस समय के लोगों को ब्लेम करने की भी मुझे ऐसा नहीं लगता है ज़रूरत है, वो ब्लेम करने से कुछ होगा भी नहीं, राइट। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आज से 75 ईयर्स पहले वो ऐसा नहीं लग रहा था कि फ्यूचर में ये इश्यू हो पाएगा। और कोई भी मुझे नहीं लगता है कि 200-300 साल पहले या फिर 100 साल एडवांस में सोच सके। आप 5, 10, 15 साल की स्ट्रेटजी बना सकते हैं, एक विजन हो सकता है, लेकिन वही होगा ऐसा श्योर नहीं है। तो ऐसा लग रहा था कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये अपडेट होता रहेगा, फ्यूचर में इंडिया को, मीन्स इंडिया जो है वो यूएनएससी का पार्ट बन जाएगा। लेकिन आज पता चला है कि भाई ये 5 देश जो हैं वो ऐसा करने नहीं देंगे। लेकिन चाइना को वहाँ पर बिठाने में अगर किसी ने सबसे बड़ा रोल प्ले किया तो वो हमारे देश भारत ने किया, नंबर 1। नंबर 2, चाइना ये कह रहा था कि तिब्बत जो है ये हमारी गलती है, मुझे लगता है, राइट। इसमें भारत की गलती है कि तिब्बत जो है, मीन्स ये वाली भी आज तो देखा जाए तो गलती ही है, राइट। इसको कवर करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, ये गलती ही है। तिब्बत की बात करें तो तिब्बत एक अलग देश था, तिब्बत का कल्चर अलग है, सारी चीज़ें अलग थी। तिब्बत भी अलग एक देश था। दलाई लामा और उनकी कहानी आप जानते हैं। चाइना ने कहा कि ये हमारा पार्ट है, तिब्बत जो है वो हमारा है। हमने कहा चलो ठीक है, ये आपका है, इसको रिकॉग्निशन जो है वो हमने ही दी। ताइवान को लेकर उनकी वन चाइना पॉलिसी, उसको भी हमने एक्नॉलेज किया, कहा कि हाँ वन चाइना पॉलिसी बराबर है, ताइवान आपका ही है। लेकिन भारत एक तरफ मित्रता, हिंदी चीनी भाई भाई, ये स्लोगन्स हमें सिखाए जा रहे थे,
और दूसरी तरफ चाइना जो है वो हमारे ऊपर अटैक करने का प्लान बना रहा था। और 1962 में हमारी हार हुई, चाइना और इंडिया के बीच में युद्ध हुआ और इसमें हमारे साथ चीटिंग हुई थी। और हमने आर्टिकल भी पढ़े थे, आपको याद होगा पिछली डिस्कशंस में, अभी 1 महीने पहले नहीं लेकिन 2-3 साल पहले, मुझे आज याद आ रहा है कि जवाहरलाल साहब नेहरू जब एक प्लेन में से उतरे और जर्नलिस्ट ने उन्हें पूछा कि अगर आप पर या फिर हमारे देश पर अटैक होगा तो आपका क्या कहना है, मीन्स चाइना अटैक कर देगा तो जवाहरलाल नेहरू साहब जो हैं उनको यही लग रहा था कि चाइना ऐसा कभी नहीं करेगा, राइट। वो मीन्स एक प्रकार का भरोसा हमने रखा था और चाइना ने ये भरोसा तोड़ा। हर जगह से पीएलए जो है वो चला गया, लेकिन अक्साई चीन जो है उसको इतने सालों से 62 से अक्साई चीन जो है उस पर उसको दबा कर बैठा है चाइना। एलएसी पर भी बहुत सारी जगहों पर ऐसे क्लेम्स किए जाते हैं, लेकिन उसके बाद 62 के बाद भारत ने कहा कि भाई अब इनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। नाथुला में जो कन्फ्रंटेशन हुआ, भारत ने एक बहुत अच्छी तरीके से रेजिस्ट किया इसको। 87 में जब सुमदोरांगचू हुआ तवांग के आसपास, तब भारत ने दांत खट्टे कर दिए चाइना के। उनको पता चल गया कि भाई भारत जो है इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। उनको ऐसा लग रहा था ये 62 में आपने जो किया उस पर हमारी गलती थी, हमारी सरकार की गलती थी कि हम थोड़ी गलत फहमी में रह गए। लेकिन अब अगर आप सोच रहे हैं कि एक बार आप हमें देखिए, हमें कोई एक बार चीट कर सकता है, एक बार बेवकूफ़ बना सकता है, बार बार बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। सेम थिंग गोज विथ अवर कंट्री एज वेल। अब हेनरी किसेंजर थे यूएसए के, राइट, और उन्होंने चाइना को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। इसके बारे में हमने डिस्कशन की है कि चाइना में जो भी डेवलपमेंट हुआ ये सारी चीज़ें यूएसए की वजह से हुई। तो डेन शियोपिंग जो है वो कहते आए हैं, वो कहते थे कि हाइड योर स्ट्रेंथ बाइड योर टाइम, कि जब आप ग्रो कर रहे हो ना उस समय पर आप थोड़े सर झुका कर चलिए, किसी से पंगा मत लीजिए, वक्त आएगा आप ताकतवर हो जाएंगे, उसके बाद दादागिरी कीजिए, यू नो। वही हुआ, शी जिनपिंग जब आए तो चाइना बहुत ताकतवर हो गया। एक जो एडल्ट टाइगर होता है, राइट, टाइगर के कब्स जो होते हैं ना उनको आप देखेंगे, चलो वो टाइगर ही है या फिर लायन, सेम थिंग, बोथ आर मोर लाइकली सेम, राइट, एपेक्स प्रेडिटर हैं। लेकिन यू विल फाइंड दिस थिंग कि जब वो हैवी वेट नहीं होते हैं उस समय पर वो थोड़ा मार भी खा लेंगे, छुप जाएंगे, राइट, वो ऐसा सब चलेगा। वो फैमिली के अंदर हैं। अगर लायन के प्राइड में अगर आप देखेंगे तो जो मेल लायंस होते हैं छोटे, अभी टीनेजर्स हैं, तो वो सारी चीज़ें सह लेंगे, उनको फिर निकाला भी जाता है। लेकिन जब उनको पता चल जाता है कि अब वो प्रॉपर ग्रो हो चुके हैं, राइट, अब उनकी मेंस जो हैं, उनके जो बाल होते हैं ना, मेंस कहते हैं उसको, तो अब मेंस डार्क हो चुकी है, नाउ दे आर प्रॉपर एडल्ट मेल लायन। या फिर सेम थिंग गोज विद मेल टाइगर। जब टाइगर को पता चल जाता है कि भाई अब मैं शेर खान हूँ, मैं हैवी वेट हूँ, उसके बाद उसका एटीट्यूड आप देखिएगा, इट विल बी टोटली डिफरेंट। अगर जा रहा है कहीं पर तो मीन्स कोई मिसबिहेव करे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस प्रकार की चीज़ें, तो यही एटीट्यूड जो है वो चाइना ने अपनाया कि ताकतवर हो गया, उसके बाद ऑल ऑफ द सडन पहले गरीब देश, मित्रता की बातें करना, ये सारी चीज़ें, और अब पूरा एटीट्यूड ये है कि अब वो असर्टिव होने लगा है। आजू बाजू के जो देश हैं उनके साथ एग्रेसिव बिहेवियर करना, असर्टिव बिहेवियर करना। तो भारत को पता चल गया है कि ये अब इनके साथ अब ऐसे नहीं जिया जा सकता। और पहले रीजनल पावर बनने का सपना पूरा किया, अब उनको ग्लोबल पावर चाहिए चाइना को। और चाइना जो है वो भारत को रीजनल राइवल के तौर पर देखता है, और जो एक्सपांशन करना है चाइना को, उसमें सबसे बड़ा अगर रास्ते का कोई कांटा है तो वो भारत है चाइना के लिए, राइट। और इसी वजह से वो सलामी स्लाइसिंग जिसको कहते हैं, सलामी स्लाइसिंग यानी कि आप छोटी छोटी स्लाइसेस जो हैं वो करते जाइए और किसी की ज़मीन जो है वो हड़पते जाइए। तो इस प्रकार की सलामी स्लाइसिंग जो है वो करने की पॉलिसी एक लंबे समय से चल रही है। चाइना का ये कहना है कि एलएसी पर चाइना के द्वारा किए गए जो क्लेम्स हैं वो सेक्रेड हैं, सेक्रेड यानी कि पवित्र हैं। चाइना कहता है तो वो हकीकत है, और भारत जो चीज़ें कहता है तो उसके ऊपर नेगोशिएशंस हो सकते हैं। इस प्रकार का एटीट्यूड लंबे समय से रहा है। तो अब एक चीज़ जो हमें देखने को मिल रही है, दैट इज़ कि जहाँ पर भारत ने स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है वहाँ पर हमें चाइना का ये भी एक बिहेवियर पता चला है कि अगर आप स्ट्रांगली चाइना को, बहुत ही स्ट्रांगली चाइना को अगर आप फाइट देंगे ना, तो चाइना आपको रिस्पेक्ट करेगा। डेस्पांग बल्ज जो हैं, तो यहाँ पर इलीगल ऑक्यूपेशन किया चाइना ने, इसका रेजोल्यूशन नहीं निकाल रहा है,
राइट, इसका कोई सॉल्यूशन निकालने के लिए तैयार नहीं है। और भारत जहाँ पर पेट्रोल्स कर रहा है तो वहाँ पर डिनाई कर रहा है कि नहीं आप यहाँ पर नहीं आ सकते। तो ये क्लियर एक एक्सपांशनिज्म की चीज़ें, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, वी आर गोइंग थ्रू जस्ट फ्यू एग्जाम्पल्स। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, मैंने अपने पिछले कुछ दिनों के लेक्चर्स में इसको मेंशन भी किया था। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, कैसे भारत के ऑब्जेक्शंस को डिसरिगार्ड किया, रिजेक्ट कर दिया, और पाकिस्तान के साथ मिलकर इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत बार ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ही ये आतंकवादियों को बचा लेता है चाइना। इंडियन ओशियन में अपना प्रेजेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा रहा है। मेरीटाइम और लैंड रूट के माध्यम से एक बहुत बड़ा खतरा भारत के लिए और दूसरे देशों के लिए चाइना बनता जा रहा है। अगर इसको हैंडल करना है अच्छे तरीके से तो जस्ट सरकार या फिर जस्ट हमारी मिलिट्री नहीं, वी नीड होल ऑफ नेशन अप्रोच। और ये मुझे लगता है आज के समय में सबसे बड़ी अगर कोई एक ऐसी कमज़ोर कड़ी है तो इट इज़ दिस वन। होल ऑफ नेशन अप्रोच जो है वो हमारे देश में नज़र नहीं आ रहा है। द रीज़न इज़, चाइना के साथ अगर भारत ऐसा करता होता, अगर भारत की आर्मी जो है वो चाइना की तरह असर्टिव होती, एग्रेसिव होती, उनकी ज़मीन अगर हम हड़प रहे होते, तो पता है चाइना के लोग जो है ना वो होल ऑफ नेशन अप्रोच अपनाते। वो भारत के एक भी प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते। भारत से खाने पीने की भी अगर चीज़ें आ रही हो ना तो वो भी रिजेक्ट कर देते। फ्रूट्स वेजिटेबल्स को भी नहीं अपनाते। हमारे यहाँ पर क्या है, हमारा पार्ट टाइम देशभक्ति जो है वो पार्ट टाइम रहती है। जब हम फिल्म देखने के लिए जाते हैं और जब जन गण मन चल रहा होता है, तब उस समय पर हम ऑल ऑफ द सडन ऐसे हो जाते हैं कि भाई ओए चुप कर, क्यों बातें कर रहा था, ठीक से खड़ा रहे, ये सारी चीज़ें। उस समय पर हम अचानक से एक जैसे हमने 10 साल बॉर्डर पर बिताए हों, इस प्रकार का एटीट्यूड हो जाता है। और जब हम फ़ोन खरीदने के लिए जाते हैं, जब कार खरीदने के लिए जाते हैं, फ़ोन खरीदने के लिए जाते हैं, उस समय पर हम एक ऐसे कंज्यूमर हो जाता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोच रहा है। ये हमारी पैटर्न है। मेड इन चाइना होगा, हम खरीद लेंगे, राइट। ऐसा नहीं है कि चीज़ें चेंज हो सकती हैं। धीरे धीरे करके अगर लोग ऐसी चीज़ों को बॉयकॉट करने लगे, और आप सोच रहे होंगे कि सर आप बॉयकॉट की और इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। द रीज़न इज़ डियर फ्रेंड्स, यही पैसों से वो हथियार खरीद कर हमारे ऊपर ही अटैक करते हैं। इस प्रकार का एटीट्यूड जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये गेम जो वो हमारे साथ खेल रहे हैं ये अलाउ नहीं की जा सकती। लेकिन अकेले बैठे बैठे मैं या फिर मोदी साहब या फिर बीजेपी के पार्टी के लोग ये करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा ना। आई एम नॉट फ्रॉम बीजेपी ऑफ कोर्स, लेकिन हम कुछ 25-30 लोग जो हैं इसकी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन पूरा देश अगर होल ऑफ नेशन अप्रोच अडॉप्ट करें, और इसका इनिशिएटिव जो है वो भी सरकार को लेना पड़ेगा। व्हेन आई से गवर्नमेंट, आई ऑल्सो टॉकिंग अबाउट जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, राइट, हमारी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस जिनके प्रति बहुत ही ज़्यादा प्यार है लोगों का, एक बहुत लगाव है हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हमारे मिलिट्री को लेकर। तो इनके द्वारा जब अपील की जाएगी, इस प्रकार की अपील्स कि भाई स्वदेशी चीज़ें, या फिर स्वदेशी नहीं तो कोई बात नहीं, अमेरिकन चीज़ें अपनाइए, जो दूसरी चीज़ें हैं उन चीज़ों को अपनाइए, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स और चाइनीज़ टेक्नोलॉजीज, इन सारी चीज़ों को आप मत अपनाइए। और हैट्स ऑफ टू आवर सिक्योरिटी एजेंसीज, सिक्योरिटी टीम जो है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और उनकी टीम, कि उन्होंने ये सारे ऐप्स और इन सारी चीज़ों को बैन किया ना। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि उनके प्रोडक्ट्स, हम कल बात कर रहे थे कॉग्निटिव वॉरफेयर, कल परसों बात कर रहे थे ना, कॉग्निटिव वॉरफेयर। ये चाइना एक लंबे समय से कॉग्निटिव वॉरफेयर भी खेल रहा है हमारे साथ। तो ये होल ऑफ द नेशन अप्रोच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप इसको आंसर राइटिंग में ज़रूर लिखिएगा, मेंशन कीजिएगा, एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट विथ गेटिंग गुड मार्क्स। और सिर्फ गुड मार्क्स के लिए नहीं, वी हैव टू थिंक अबाउट दिस थिंग एज वेल। सीरियसली इसका कोई सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा, राइट। नाउ चाइना जो है वो, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि अगर आप स्ट्रांगली अगर खड़े रहेंगे, 2017 में ये हुआ, राइट, गलवान में ये हुआ, यांगसे में ये हुआ, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं कि अगर हम स्ट्रांगली रेजिस्ट करेंगे चाइना को तो फिर वो हमें रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप वीक है तो चाइना आपको रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करेगा। और ये जो चाइना नेगोशिएशन टेबल पर नहीं आ रहा था ना, तो कुछ कैलाश रेंजेस जो हैं वहाँ के कुछ माउंटेन्स पर हम चढ़ गए हमारे सोल्जर्स, और कहा कि चलो आप नीचे बैठे हो ना, अब हम यहाँ पर हैं, ये हमारा एरिया है, बताइए अब क्या करना है। तो तुरंत ही टेबल पर आ गए कि भाई वहाँ से तो पत्थर भी मारेंगे तो भी हमारे सोल्जर्स मर जाएंगे। तो सी ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है एलएसी पर।
और ऐसी अपॉर्चुनिटीज इन द सेंस कि कुछ ऐसी जगह, कुछ ऐसे पॉइंट्स हम अपने कंट्रोल में ले सकते हैं जिससे फिर चाइना नेगोशिएशन टेबल पर आने पर मजबूर हो जाएगा। इसी के साथ जो कपूर साहब हैं वो इस आर्टिकल में ये भी कह रहे हैं कि अभी डिफेंस बजट जो है वो 1.5% जितना है, तो हमें 2.5% जितना खर्च करना पड़ेगा, और उसके लिए सरकार को चाहिए पैसा, और उसके लिए टैक्स चोरी भी कम हो। ये हमारे देश के हित में होगा, राइट। मैं टैक्स चोरी कर सकता हूं और नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं अपने देश को प्यार करता हूं, ऐसा एटीट्यूड अगर लोग अपनाएंगे तो आप देखिए सरकार के पास भी उतने पैसे आएंगे और ये सारे पैसों से हम क्या कुछ नहीं कर सकते। जस्ट इमेजिन के चाइना से इतने पीछे होने के बावजूद क्वांटिटी वाइज, व्हेन आई से क्वांटिटी आई मीन टू से टैंक्स और जेट्स और बहुत सारी चीज़ों की क्वांटिटी में हम उनसे बहुत पीछे है, लेकिन फिर भी चाइना डरता क्यों? क्योंकि हमारा ह्यूमन रिसोर्स, हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के पर्सनल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है। भारत को युद्ध का काफ़ी अच्छा अनुभव है। तो ये चीज़ जो है वो फिर टेक्नोलॉजी एक इस पर एक अपर हैंड ले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू कौन दे सकता है? मैं और आप दे सकते हैं। तो वी हैव टू थिंक अबाउट इट। कल्टिवेट फ्रेंड्स हु कैन एड इन एडवर्स सिचुएशन, और यही चीज़ भारत अभी कर रहा है। ऐसे ऐसे दोस्त बना रहा है, फॉर एग्जांपल क्वाड में मित्र बन गए, दूसरे देशों को मित्र बना रहा है, ताकि अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाए फ्यूचर में अनफॉर्चुनेटली, तो फिर उस समय पर हमारे कुछ मित्र देश हो जो हमारे साथ खड़े हों, राइट। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा आर्टिकल मुझे ये लगा। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चंस नाउ, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि ये दिब्रूगढ़, तिनसुकिया, सिवासगढ़, शिवसागर, राइट, और चराइदेव, तो ये डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो किस राज्य के हैं? मीन्स आई एम श्योर दिब्रूगढ़ जो आया उससे, दिब्रूगढ़ और तिनसुकिया ये दो बहुत थोड़े फेमस है। दिब्रूगढ़ इज़ वेरी फेमस, तो आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता होगा। अब बताइए, जो तजिंदर पाल सिंह हैं, तजिंदर पाल सिंह तूर, तो ये किस स्पोर्ट, भारत को किस स्पोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं? Which of the following is the main island of Philippines? And भारत को इस साल कितनी बारिश हुई, भारत में कितनी बारिश हुई, और एन एवरेज कितनी बारिश हुई? तो इसका एक आंकड़ा भी, स्पेसिफिक आंकड़ा जो है वो रिलीज किया जाता है, तो वो क्या है बताइए। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आपकी कमेंट्स मैंने पढ़ी, thank you ever so much, right? I'm seriously touched, and I'll see you soon. Till then, enjoy your studies. God bless you all. Jai Hind.